नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नक्सलिज्म की। नक्सलिज्म जैसा कि आप सभी को पता है, इस देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। इंटरनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा थ्रेट है नक्सलिज्म। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि नक्सलिज्म की आखिर शुरुआत कहाँ से हुई थी, किस तरीके से वो इवॉल्व हुआ, किस तरीके से आगे वो प्रोसीड हुआ, कैसे उसका एक अप डाउन वाला फेज चला, फिर उसके बाद कैसे उसका रिसर्जेंस हुआ 2004 के बाद से। ये सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। साथ ही हम देखने वाले हैं कि भारत सरकार ने या जो स्टेट गवर्नमेंट्स अफेक्टेड हैं उन्होंने इसके अगेंस्ट क्या स्टेप लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो बेसिकली आपके लिए एक ऑल इन वन वीडियो है। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये वीडियो अंत तक देखिए ताकि पूरी कहानी आपको होलिस्टिकली समझ में आ जाए। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आइडियोलॉजी से। नक्सलिज्म की अंडरलाइंग आइडियोलॉजी है कम्युनिज्म। तो इस कम्युनिज्म को हमें समझना जरूरी है। देखिए, कम्युनिज्म क्या आइडियोलॉजी है, उसका गोल क्या है। उसका गोल है टू एस्टैब्लिश अ कम्युनिस्ट सोसाइटी। अब ये तो एक जेनेरिक बात होगी, इसको हम समझते हैं कि कम्युनिस्ट सोसाइटी आखिर होती क्या है। कम्युनिस्ट सोसाइटी वो सोसाइटी है जहां पे कॉमन ओनरशिप है ऑन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि यहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। प्राइवेट प्रॉपर्टी को ये नकार देते हैं। कौन नकार देते हैं? कम्युनिस्ट। किसने दिया आइडियोलॉजी? कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, तो ये इसका एक कोर प्रिंसिपल है। और अगर कॉमन ओनरशिप होगी मींस ऑफ प्रोडक्शन की, यानी कि यहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर अबॉलिश हो जाएगी तो यहां पे सोशल क्लासेस नहीं होगी। अगर सोशल क्लासेस नहीं होगी तो यहां पे क्या होगी? कंप्लीट इक्वालिटी, जिसको कहा जाता है इगैलिटेरियनिज्म। अगर इगैलिटेरियनिज्म होगा तो स्टेट की यहां पे जरूरत नहीं होगी, क्योंकि स्टेट का जो मेजर काम है वो क्या है कि दो अनइक्वल क्लासेस में जो इनइक्वालिटी है उसको ब्रिज करने का एक बड़ा काम होता है। बेसिकली वेलफेयरिज्म का एक बड़ा काम होता है स्टेट का, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के अलावा। तो एब्सेंस ऑफ स्टेट भी यहां पे कहा जाता है कि एक इंपॉर्टेंट एम है कम्युनिज्म का। और एक और मेजर इनका जो एम होता है वो होता है डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट, यानी कि वर्किंग क्लास। तो वर्किंग क्लास यहां पे जो मेन मास होता है जिसके सराउंडिंग कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी बनती है वो होती है वर्किंग क्लास। तो उसकी डिक्टेटरशिप चाहिए, और वो डिक्टेटरशिप कैसे आएगी? विद द हेल्प ऑफ अ रेवोल्यूशन। कैसा रेवोल्यूशन? वायलेंट रेवोल्यूशन। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि वायलेंस जो है कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी में इम्बाइब्ड है। अब देखिए, कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी तो दे दी गई, लेकिन इसका जो वाटरशेड मूवमेंट था जिसके बाद कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को एक बहुत ही बढ़िया पुश मिला, वो था रशियन रेवोल्यूशन। 1917 में ये हुआ था रशियन रेवोल्यूशन। व्लादिमीर लेनिन ने इसको लीड किया था। और इस रशियन रेवोल्यूशन के बाद कम्युनिज्म का एक्सेप्टेंस ग्लोबली काफी ज्यादा बड़ा था। इवन इंडिया में भी इसके रिपल्स फील हुए थे। और इंडिया में कई सारे ऐसे लोग जो कम्युनिज्म के प्रिंसिपल से इंस्पायर्ड थे वो थोड़ा सा लेफ्ट लीनिंग ज्यादा हो गए। वो व्लादिमीर लेनिन से काफी इंस्पायर हुए, कम्युनिज्म से काफी इंस्पायर हुए। और उसमें नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस और भी कई सारे ऐसे लोग थे जो इनसे इंस्पायर हुए थे। ठीक है, लेकिन एक प्रॉपर हम पार्टी की अगर बात करें कि कम्युनिस्ट पार्टी जैसी चीज, जैसा ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में कब एस्टैब्लिश हुआ, तो वो हुआ था 1925 में। और उसके जो संस्थापक थे वो थे एम एन रॉय, और सह संस्थापक थे एस वी घटे, एस ए दंगे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का इजाद होता है 1925 में। ठीक है, अब मैं हर एक नुआंस में नहीं जा रहा कि कितने लेफ्टिस्ट एलिमेंट थे, कौन कौन सी और लेफ्टिस्ट पार्टीज थी। हम केवल बात कर रहे हैं यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो नक्सलिज्म पे है और उसके लिए ये बताना आपको जरूरी है। अब देखिए, हम बात करते हैं अगर कम्युनिस्ट मूवमेंट की, ऐसे मूवमेंट जो कम्युनिज्म की जो आइडियोलॉजी है उसके बेसिस पे कैरी आउट हुए, तो उसकी शुरुआत कब हुई? उसकी शुरुआत होती है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में 1946 के अराउंड से। ठीक है, अब देखिए 1925 से 1947 में और क्या क्या हुआ। ब्रिटिश काल में कम्युनिस्ट जो लोग थे उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया, वो हमारा फोकस नहीं है, तो उस पर मैं ध्यान नहीं दे रहा। हम सीधा आ रहे हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस पे। तो एक 1946 से 51 के बीच में यहाँ पे एक स्ट्रगल चलता है, एक रेबेलियन चलता है, उसको कहा जाता है तेलंगाना स्ट्रगल या तेलंगाना रेबेलियन, क्योंकि वो होता है इस रीजन में जिसको कहा जाता है तेलंगाना। आज ये सेपरेट स्टेट है। अब ये जो स्ट्रगल है किस तरीके से लीड किया जाता है? जो पीजेंट्स होते हैं, जो लैंडलेस पीजेंट्स होते हैं, वो कई सारे विलेजेस को सीज कर लेते हैं और उनकी जो लैंड्स होती है उनको सीज कर लेते हैं। तो जो जितने भी फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं उनकी जमीनों को ये सीज कर लेते हैं। तकरीबन 10 लाख एकड़ की एग्रीकल्चरल लैंड ये सीज कर लेते हैं इन ओवर 3000 विलेजेस। और किस तरीके से ये सीज करते हैं? ये सीज करते हैं कम्यून्स बना बना के।
ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे एक ये एरिया पकड़ लेते हैं और यहाँ पे छोटे छोटे कम्यून्स बना देते हैं। ये जो कम्यून्स है एक पर्टिकुलर एरिया को ओवरलुक कर रहा होता है, ठीक है, और देख रहा होता है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड जो है वो ठीक से हुआ है कि नहीं। तो बेसिकली लैंड सीज कर लेते हैं और फिर उसके बाद ये लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अमंग लैंडलेस पीजेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे एक पहला रिवोल्ट होता है 1946 से 1951 के बीच में। अब देखिए, यहाँ पे इसी समय के पैरेलल में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स भी हो रहा था, है ना, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट हो रहा था, और यहाँ पे चल रहा था हैदराबाद का एक्सेशन भी। ठीक है, तो इसका अगर आपको वीडियो देखना है तो आपको आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को क्लिक करना पड़ेगा, उसके लिंक को, ताकि आप वो वीडियो देख पाएं। वो मैंने डिटेल में कवर कर रखा है। अब हम आते हैं रिफ्टिंग टेंडेंसीज पे। देखिए, आज आपको पता होगा कई सारी कम्युनिस्ट पार्टी है, तो उसकी शुरुआत कहां से हुई, ये जो स्प्लिट्स होने शुरू हुए इसकी शुरुआत कहां से हुई, हम पहली स्प्लिट की बात करने वाले हैं। 4 मेजर सवाल थे जिनके बेसिस पे रिफ्टिंग टेंडेंसीज शुरू हुई। पहला था सीनो सोवियत स्प्लिट के बाद कि हम चाइना की तरफ जाएं या सोवियत आइडियोलॉजी की तरफ जाएं, ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल था कि नेहरू और कांग्रेस की तरफ हमारा रुख क्या होना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही सवाल चल रहे हैं, सीपीआई के अंदर ही, जो सीपीआई मैंने आपको बताया था। क्या हमें संविधान के दायरे में काम करना चाहिए या केवल हमें हमारी आइडियोलॉजी पे ध्यान देना चाहिए, ये तीसरा सवाल। चौथा सवाल था सीनो इंडियन वॉर को लेकर के कि हमें क्या स्टैंड लेना चाहिए वॉर के प्रति। हमें क्या प्रो इंडिया होना चाहिए या प्रो चाइना होना चाहिए, क्योंकि चाइना जो है कम्युनिस्ट नेशन है और हमारा जो धर्म है वो कम्युनिज्म ही है ना। तो हमारा यहाँ पे स्टैंड क्या होना चाहिए। तो ये 4 सवालों को लेकर के कम्युनिस्ट पार्टी में रिफ्टिंग टेंडेंसी शुरू हो जाती है। 1964 में फाइनली स्प्लिट हो जाता है। अब देखिए, 2 तबके होते हैं यहाँ पे सीपीआई के अंदर। एक जो होता है वो काफी ज्यादा लेफ्ट लीनिंग हो जाता है, इसको लीड कर रहे होते हैं ईएमएस नंबूद्रीपद। इसका क्या स्टैंड होता है, इसका स्टैंड होता है कि हमें जो है माओ की तरफ जाना चाहिए, जो चाइनीज आइडियोलॉजी है उसकी तरफ जाना चाहिए। और दूसरी तरफ ये जो लेफ्ट तबका होता है ये हेजिटेंट होता है 62 वॉर में चाइना के अगेंस्ट बोलने में भी। और दूसरा जो तबका होता है जो राइट विंग बना लेता है कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही, वो थोड़ा सा आईएनसी लीनिंग होता है, कांग्रेस की तरफ थोड़ा सा लीनिंग होता है। वो एक नेशनलिस्ट यहां पे स्टैंड लेता है और इसको लीड कर रहे होते हैं ऐसे दंगे। 1964 में इसी आइडियोलॉजिकल बेसिस पे यहां पे स्प्लिट देखने को मिलता है। तेनाली कन्वेंशन होता है आंध्र प्रदेश में और उसमें एक फैक्शन जो ये लेफ्ट लीनिंग फैक्शन है ये एक अलग पार्टी बना लेता है और ये पार्टी का नाम होता है सीपीआई मार्क्सिस्ट, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। तो आज जो आप देखते हैं सीताराम येचुरी, प्रकाश करात, बृंदा करात, ये सभी जो हैं ये इस पार्टी को बिलोंग करते हैं। अब 1967 में वेस्ट बंगाल में होते हैं असेंबली इलेक्शंस और ये जो सीपीआईएम बनी थी, जो सीपीआई लेफ्ट जो थी, सीपीआई के अंदर भी जो लेफ्ट जिसने टेंडेंसीज दिखाई थी, वो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरती है। सबसे बड़ी होती है कांग्रेस और सेकेंड होती है सीपीआईएम। सीपीआईएम कुछ और पार्टीज के साथ मिलकर यहां पे सरकार बना लेती है, यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट बना लेती है, जिसके सीएम होते हैं अजय मुखर्जी, जो कि रिप्रेजेंटेटिव होते हैं किसके, बांग्ला कांग्रेस के। 1967 में इलेक्शंस हुआ और यहां पे पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी जो है सत्ता में आ गई। अब 1967 में ही ये जो सीपीआईएम है जो सत्ता में आई है, इसके अंदर फर्दर एक लेफ्ट टेंडेंसीज बननी शुरू हो जाती है। एक ग्रुप बनता है जिसको चारू मजूमदार और कानू सानिया लीड करते हैं। उसका नाम होता है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरीज, AICCR। ठीक है, ये फर्दर लेफ्ट होती है सीपीआईएम में और इसको जो है डिसइल्यूजन फील होता है क्योंकि सीपीआईएम यहां पे सरकार बना लेती है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स पे काम करने लग जाती है, इलेक्शन लड़ने लग जाती है। तो ये जो तबका होता है उसको ठीक नहीं लगता है, उसको लगता है कि हम हमारे प्रिंसिपल से हट रहे हैं। तो अब वो नक्सलवाड़ी एक रीजन पकड़ती है और वहां पे एक रेवोल्यूशन की तैयारी करती है और वो रेवोल्यूशन जो होता है उसका बेसिस होता है हिस्टोरिक 8 डॉक्यूमेंट्स जो कि लिखे होते हैं किसने, चारू मजूमदार ने 1965 से 67 के बीच में। अब किस तरीके से रेवोल्यूशन जो है वो कैरी आउट होता है नक्सलवाड़ी में। पीजेंट्स जो होते हैं वो फिर से लैंड सीज करने लग जाते हैं, जैसा कि हमने देखा था तेलंगाना में,
और वहाँ पे क्रॉप्स हार्वेस्ट करने लग जाते हैं। पीजेंट कमिटीज बनती है, सेल्स जैसे वहाँ पे कम्यून्स बने थे, और यहाँ पे पीजेंट लैंडलॉर्ड क्लैश होने शुरू हो जाते हैं। संथाल ट्राइबल जो है वो अपने बो एरो लेके आते हैं और वो भी वॉर में शामिल हो जाते हैं एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट और जितने भी लैंड ओनर्स होते हैं उनके अगेंस्ट। गवर्नमेंट को सप्रेस करने के लिए यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस भेजनी पड़ती है। स्टेट गवर्नमेंट भी जो है यहाँ पे पुलिस भेजती है। स्टेट गवर्नमेंट जिसमें सीपीआई भी शामिल है, सीपीआईएम भी शामिल है, वो यहाँ पे इसको सप्रेस करने के लिए पुलिस भेजती है और सेंट्रल गवर्नमेंट आर्म्ड फोर्सेस भेजती है और इस मूवमेंट को सप्रेस कर दिया जाता है। लीडर्स अरेस्ट होते हैं, कई सारे लीडर्स अंडरग्राउंड हो जाते हैं। नेपाल और चाइना से इनको सपोर्ट मिलता है, इनके जो कम्युनिस्ट होते हैं यहाँ से इनको सपोर्ट मिलता है। और इस मूवमेंट का इम्पैक्ट ऐसा भी होता है कि आंध्र प्रदेश में यहाँ पे एक और अपराइजिंग होती है जिसका नाम होता है श्रीकाकुलम अपराइजिंग। वो इसी लाइंस पे होती है जिस तरीके से नक्सलबाड़ी में हुई थी। नक्सलबाड़ी आप देख सकते हैं वैसे लोकेशन यहाँ पे, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर आपको पता होगा। इसको कहा जाता है चिकन्स नेक ऑफ इंडिया, चिकन्स नेक कहा जाता है इसको। इंडिया का काफी सेंसिटिव रीजन है क्योंकि आप अगर देखें तो नॉर्थ ईस्ट जो है वो इस चिकन्स नेक के थ्रू ही कनेक्टेड है और चाइना कई बार कोशिश करता है कि इसको कट करके नॉर्थ ईस्ट को हमसे सेपरेट कर दे। तो ये इसको कहा जाता है चिकन्स नेक और यहीं पे लोकेटेड है नक्सलबाड़ी, सिलीगुड़ी कॉरिडोर में ही। ठीक है, अब देखिए यहां पे आपने देख लिया कि फिर से लेफ्ट लीनिंग टेंडेंसी सीपीआईएम के अंदर आ गई और नक्सलबाड़ी इंसिडेंट यहां पे हो चुका है। नक्सलिज्म जो है वो इसी से आता है। ठीक है, नक्सलिज्म नाम जो है वो नक्सलबाड़ी से ही आता है। अब देखिए आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हमने देखा था जो फॉर्म हुई थी 1925 में। सीपीआईएम इसके अंदर से निकलती है 1964 में और दो पार्टीज बन जाती है सीपीआईएम और सीपीआई। और उसके बाद फिर से सीपीआईएम के अंदर एक और स्प्लिट होता है और यहाँ पे सीपीआईएम के अलावा एक और पार्टी निकल जाती है सीपीआईएमएल 1969। ये जो मैंने आपको AICCR बताया था, उन्होंने 1969 में एक और पार्टी फॉर्म कर ली थी जिसका नाम था CPIML। तो बेसिकली नक्सलिज्म की जो फ्लैग बेयरर पार्टी थी सबसे पहले, उसका नाम क्या था? CPIML। अब हमें देखने को मिलता है डिक्लाइन ऑफ नक्सलिज्म। 1967 में नक्सलिज्म शुरू हुआ, ठीक है, लेकिन 1970s के इनिशियल ईयर्स में ही इसका डिक्लाइन शुरू होता है। इंदिरा गांधी की सरकार जो है इनका रिप्रेशन शुरू करती है अंडर ऑपरेशन स्टीपल चेस। ऑपरेशन स्टीपल चेस के अंदर कई सारे नक्सलाइट्स को मारा जाता है, कई सारों को अरेस्ट कर लिया जाता है। इस समय इमरजेंसी भी लगी होती है क्योंकि वॉर चल रहा होता है और वॉर के ग्राउंड्स पे इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इमरजेंसी चल रही होती है तो अरेस्ट करना आसान भी होता है। 20,000 से ज़्यादा सस्पेक्ट्स को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया जाता है और यहाँ पे नक्सलिज्म का एक बड़ा रिप्रेशन होता है और उसकी वजह से इस मूवमेंट में डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है। अब देखिए इसके बाद छोटे मोटे मूवमेंट्स चलते रहे। 1970 से 2000 में छोटे छोटे ऐसे अपराइजिंग्स होते रही, चाहे आंध्र प्रदेश में हो, चाहे वेस्ट बंगाल में हो, चाहे ओडिशा में हो। ऐसी इनकी अपराइजिंग्स छोटी छोटी चलती रही, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट की अब कमी थी। कब तक? 2002 तक। अब यहां पे शुरू होती है माओइस्ट इंसर्जेंसी। ठीक है, आज जो हम माओवाद की बात करते हैं उसकी शुरुआत 2002 में हुई और 2004 में इसको और भी बड़ा पुश मिला, उसकी हम बात करने वाले हैं। 2002 में पीपल्स वॉर ग्रुप विच वॉज वन ऑफ द नक्सलाइट ग्रुप्स और एक और ग्रुप था माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर। ये अपने अपने एरियाज में पॉलिटिशियंस को, पुलिस को, लैंड को, लैंड और बिजनेस ओनर्स, इन सबको अटैक करते रहे, इनको अबडक्ट करते रहे, फिरौती मांगते रहे और धीरे धीरे ऐसी हालत हो गई 2002 में कि 482 से ज्यादा लोग दोनों साइड्स के मारे गए। इतनी सारी यहां पे कॉन्फ्लिक्ट हुई। 2004 में फिर से एक वाटरशेड मूवमेंट आता है नक्सलिज्म के लिए, जब माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ML पीपल्स वॉर, ये जो मैंने लास्ट में पीपल्स वॉर यहां पे लिखा था, पीपल्स वॉर ग्रुप, इसका पूरा नाम है CPIML पीपल्स वॉर। इन दोनों का मर्जर होता है 2004 में और अब बन जाती है ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट। तो आज जितना भी माओवाद फैला हुआ है उसको ये पार्टी फंड करती है, उसको लीड करती है, उसको ऑर्गेनाइज करती है। और मैं आपको बता दूं कि यूआपा यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत इसको एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन बना करके बैन कर दिया गया है। ठीक है, तो ये है माओवाद की आज सबसे बड़ी फ्लैग बेयरर। अब हम इनके एम्स की बात करते हैं। इनका एक डॉक्यूमेंट है स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स ऑफ द इंडियन रेवोल्यूशन। इसमें इनका जो एम है वो बता रखा है इन्होंने, न्यू डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन। हमें लाना है क्या? NDR यानी कि न्यू डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन। और उसके तहत हम क्या करेंगे? हम ओवरथ्रो करेंगे इंपीरियलिज्म को, फ्यूडलिज्म को, कॉम्प्राडोर ब्यूरोक्रेटिक कैपिटलिज्म को, यानी कॉम्प्राडोर मनी एजेंट। ठीक है, तो ये ब्यूरोक्रेटिक एजेंट्स वगैरह जो हैं जो कैपिटलिज्म के, इन सबको हम खत्म करने वाले हैं थ्रू अ प्रोट्रैक्टेड पीपल्स वॉर। ठीक है, एक लॉन्ग टर्म हम वॉर चलाएंगे
और उससे हम इंपीरियलिज्म, फ्यूडलिज्म और ये जितना भी कैपिटलिज्म है इसको हम उखाड़ फेंकेंगे, ठीक है। और सेकंड फेज में हम क्या करेंगे, सेकंड फेज में हम अब फाइनली इस कंट्री में कम्युनिज्म को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो ये दो बेसिकली इनके एम्स हैं। इनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, देखिए पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी क्या होती है, इनइक्वालिटी है हर जगह, हमें सबको पता है। इसी क्लास इनइक्वालिटी को ये एक्सप्लॉइट करेंगे और जो लोअर स्ट्रेटा वाले लोग हैं उनको ये अपील करेंगे और उनको इंक्लूड करेंगे इन रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी ये हुई। मिलिट्री स्ट्रैटेजी क्या होगी, कुछ रिवॉल्यूशनरी बेस एरियाज बनाए जाएंगे ऐसी जगह पे जहां पे स्टेट का रीच कम से कम हो। तो आपने देखा होगा फॉरेस्ट में काफी ज्यादा ये प्रेफरेबल, इनका जो अड्डे होते हैं वो फॉरेस्ट में होते हैं, उसका यही कारण है। और इनके जो टैक्टिक्स हैं वो किस लाइंस पे होंगे, चाइनीज रेवोल्यूशन और वियतनाम वॉर के टैक्टिक्स पे होंगे। और ये गुरिल्ला वॉरफेयर यानी कि छापामार प्रणाली की जो है यहां पे उपयोग करेंगे। और आईईडीज वगैरह यूज करते रहते हैं, आपको पता ही है, इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी मिलिट्री और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी होती है। फंडिंग की अगर हम बात करें तो फंडिंग के लिए मेंबरशिप फीस होता है, कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं, एक्सटॉर्शन होता है ना, फिरौती, कॉन्फिस्केशन ऑफ वेल्थ होता है, लोगों को पकड़ करके उनकी जो वेल्थ है वो उसको लूट लेते हैं। रेवोल्यूशनरी टैक्सेस लगाते हैं। बेसिकली ये स्टेट जो हमारी इलेक्टेड स्टेट होती है, इलेक्टेड सरकारें होती है, उसके पैरेलल में इनकी भी अलग सरकार चलती है और ये अपने टैक्सेस जो है लोगों पे लगाते हैं। और कई बार देखिए ये एक पैराडॉक्सिकल चीज है, काफी बड़ा एक सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन है ये, कि कई सारे बिजनेस जो है माओइस्ट एरियाज में ऑपरेट कर सकते हैं इफ दे पे अ टैक्स, है ना। आप इन्हीं को अटैक कर रहे हो, आप इन्हीं से टैक्स ले रहे हो, ऑपरेट करने दे रहे हो, आप कहीं ना कहीं अपना प्रिंसिपल कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, लेकिन ऐसी चीज भी होती है फॉर फंडिंग। उसके अलावा ऑर्गेनाइज क्राइम है, फेक इंडियन करेंसी नोट्स, ड्रग्स, मनी लॉन्ड्रिंग, ट्रैफिकिंग, है ना, ये सारी चीजें ये एम्प्लॉय करते हैं। और आप ये देख सकते हैं न्यूज हेडलाइन 2000 के नोट के जो है FICNs मिले थे बंगाल बॉर्डर पे। तो ये सारी सोर्सेज जो होते हैं ये इनके फंडिंग के सोर्सेज होते हैं, अलग अलग तरीके से ये अपने आप को फंड करते हैं। उसके अलावा चाइनीज इन्वॉल्वमेंट तो ऑब्वियसली दिखता ही है यहाँ पे, क्योंकि देखिए चाइना के लिए ये प्रॉक्सीज हैं जो इसकी आइडियोलॉजी को यहाँ पे कैरी आउट कर रहे हैं, है ना। ये माओइस्ट जो है ये कहीं ना कहीं चाइना के प्रॉक्सीज का काम करते हैं। तो बेसिकली बिल्डिंग वेपन्स फैक्ट्री की आप ये देखिए हेडलाइन, बिल्डिंग माओइस्ट को जो है असिस्टेंस मिल रहा है चाइना से फॉर बिल्डिंग वेपन्स फैक्ट्री। उसके अलावा चाइना का लिंक नक्सल्स के साथ पता चला था, कई बार कॉप्स को, कई बार इंटेलिजेंस ब्यूरो को। तो ये कहीं ना कहीं लिंक्स यहाँ पे एस्टैब्लिश्ड जरूर हैं। आप देख सकते हैं ये, इसको कहा जाता है रेड कॉरिडोर, एक इंपॉर्टेंट टर्म है। ये आप देख सकते हैं ये सारा नक्सल अफेक्टेड एरिया है। कहां पे है, आप स्टेट्स अगर देखें तो आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, ईस्टर्न यूपी, ये सारे कहीं ना कहीं अफेक्टेड है। 2007 का ये मैप है। 2007 के मैप के बाद अगर आप यहाँ पे देखें 2013 का मैप, तो आपको काफी ज्यादा यहाँ पे रिडक्शन, डिक्लाइन दिखेगा, है ना। हालांकि अभी 2019 की मैं बात करूं तो महाराष्ट्र में एक अटैक फिर से हुआ। तो ये पॉकेट्स में कई बार अटैक होते रहते हैं, बट स्टेट की तरफ से कुछ जो स्टेप्स लिए गए हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उसकी वजह से कई यहां पे डिक्लाइन देखने को मिला है। आप देख सकते हैं यहां पे अटैक्स के बारे में स्टेप्स जो है वो हम आगे देखने वाले हैं। ये विकिपीडिया का स्नैपशॉट है, आप एक नजर इस पे लगा सकते हैं टू जस्ट गेट योरसेल्फ अवेयर विद द अटैक्स। यहाँ पे आप देखिए नक्सलिज्म को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, जो समय हमारे प्रधानमंत्री थे 2014 से पहले, उन्होंने नक्सलिज्म को इंडिया का बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट बताया था। कई सारे यहाँ पे मूवमेंट चल रहे हैं, देखिए नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी चलती है, खालिस्तान में इंसर्जेंसी चलती है, खालिस्तान में खालिस्तानी मूवमेंट हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जब मनमोहन सिंह ने ये बोला कि ये ग्रेटेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है, तो इसकी ग्रेविटी कहीं ना कहीं समझने लायक है ना। आप देख सकते हैं ये हेडलाइंस, आए दिन यहाँ पे वायलेंस होता रहता है। ये देखिए 12,000 लोगों की मौत हुई थी नक्सल वायलेंस में इन पास्ट 20 ईयर्स, मतलब 2004 से 2014, और 2010 को सबसे ज्यादा खराब साल बताया जाता है क्योंकि उस समय कई सारे नक्सल अटैक्स हुए थे। अब हम बात करते हैं स्टेप्स की। सरकार ने क्या स्टेप्स ली है नक्सलिज्म को टैकल करने के लिए। कई सारे ऑपरेशंस लॉन्च होते हैं, जैसे ऑपरेशन ग्रीन हंट लॉन्च हुआ है छत्तीसगढ़ में।
है ना, इसने काफ़ी सक्सेस दिखाई थी। उसके अलावा ग्रे हाउंड्स एक अलग फोर्स बनाई गई है स्टेट पुलिस की आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। कोबरा बटालियन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं। और ये सारे जितने भी यहाँ पे फोर्सेज और बटालियंस बनाए जाते हैं, ये उस तरीके से बनाए जाते हैं कि इनको छापामार प्रणाली में युद्ध करना आना चाहिए। जंगल के हिसाब से इनकी ट्रेनिंग होती है। तो बेसिकली ये स्पेशलाइज्ड फोर्सेज है इन काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के लिए। उसके अलावा देखिए, एक कदम जो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है वो था सल्वाजुदम का। मैंने यहाँ पे अलग से स्लाइड में दिया है क्योंकि ये जानने लायक चीज़ है। 2005 में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का इसको सपोर्ट था। तो बेसिकली यहाँ पे क्या किया जाता था कि लोकल ट्राइबल यूथ को यहाँ पे रिक्रूट किया जाता था और इनको नक्सल्स के अगेंस्ट फाइट करने में एम्प्लॉय किया जाता था। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है 2011 में, और सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आप इसको डिसबैंड कीजिए क्योंकि ये ग्रेव वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है। क्योंकि जिन लोकल यूथ को अभी पढ़ना चाहिए, जिनको काम करना चाहिए, उसको आप नक्सल के अगेंस्ट फाइट करने में लगा रहे हो, तो इसको डिसबैंड कर दिया जाता है 2011 में। ऑपरेशन समाधान अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था। इसका आप ये बेसिकली एक एक्रोनिम है, स्मार्ट लीडरशिप, एग्रेसिव स्ट्रैटेजी, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डैशबोर्ड बेस्ड KPIs एंड KRAs, एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर एंड नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। तो बेसिकली ये एक होलिस्टिक स्ट्रैटेजी है, एक इंटीग्रेटेड प्लान है अगेंस्ट नक्सलिज्म, जिसके अंदर सारी चीज़ है, ट्रेनिंग से लेकर के आप देखिए हर एक थिएटर का एक्शन प्लान और फाइनेंसिंग को कट करने की भी यहाँ पे बात है। अदर स्कीम्स की अगर बात करें तो एक एंटी टेररिस्ट स्कूल्स हैं यहाँ पे, CR जिनको कहा जाता है, काउंटर इंसर्जेंसी एंड एंटी टेररिस्ट स्कूल्स। उसके अलावा सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर होते हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के जो फंड्स होते हैं उसको सप्लीमेंट किया जाता है सेंटर द्वारा। इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम ऑब्वियसली है SIS यहाँ पे, ताकि जो नक्सल अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाए और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए पुश किया जाए। इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान 2009 में आया था, लेकिन अब समाधान आ गया है तो वो और भी ज़्यादा होलिस्टिक है। करेक्ट। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में रिव्यू की बात होती है ताकि जो फंडिंग है उसको चोक कर दिया जा सके और नक्सल्स की जो फंडिंग है जिससे वो वेपन्स वगैरह अपनी खरीदते हैं उसको कहीं ना कहीं कट आउट कर दिया जा सके, और इनका जो एम्पावरमेंट होता है उस फंडिंग से उसको रोक दिया जा सके। FRA होता है, फॉरेस्ट राइट एक्ट। ये बेसिकली जो ट्राइबल्स रहते हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो होते हैं, STs जो होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो होते हैं, जो जंगल में रहते हैं, उनके वहाँ के जो राइट्स है उसको प्रिजर्व करने के लिए ये एक्ट पास हुआ था। युआपा है, मैंने आपको बताया था कि CPI माओइस्ट जो है उसको बैन कर दिया गया था इसी एक्ट के तहत। ठीक है। उसके अलावा नरेगा जैसी स्कीम है, पीसा है, पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। जो पंचायती राज सिस्टम हमारा चलता है उसको शेड्यूल एरियाज यानी कि ऐसे एरियाज जो 5th और 6th शेड्यूल में आते हैं उनमें उसको एक्सटेंड कर दिया जाए। ठीक है। ये इसकी डिटेल्स में मैं अभी नहीं जा रहा, बट आप समझ लीजिए ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे थोड़े जो ट्राइबल से ज़्यादा हैं और जिनका अपना यूनिक कल्चर है, तो उनके प्रिजर्वेशन के लिए 5th 6th शेड्यूल यहाँ पे लाया गया है। और पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज जो एक्ट है, पीसा जो एक्ट है, वो जो ग्राउंड लेवल का गवर्नेंस है वो इनमें एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, कुछ स्कीम्स हैं जो एग्जिस्टेंस में है। 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रिपोर्ट आई थी। उसने बताया था कि पिछले कुछ सालों में यानी कि 2010 से 18 के बीच में 26 से 27% यहाँ पे आपको फॉल देखने को मिला था नक्सलिज्म के अटैक्स में। तो ये कुछ सक्सेस रेट जो है जो सरकार ने प्रेजेंट करी है। अब एक बड़ा सवाल आता है कि क्या माओइस्ट कंप्लीटली रॉन्ग है। आपने अगर चक्रव्यूह देखी हो तो इसमें एक दूसरी साइड भी बताई थी, एक्सप्लॉइटेशन की, है ना। और मैंने आपको जब स्ट्रैटेजी बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि इनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी होती है वो यही होती है कि इनइक्वालिटी को इनको लेवरेज करना है, उसका फायदा उठाना है। करेक्ट। इनइक्वालिटी है समाज में, कई सारे लैंड रिफॉर्म्स अभी तक नहीं हुए हैं, कई बार जो है ट्राइबल्स के एक्सप्लॉइटेशन की न्यूज़ आती रहती है, कई सारे लेजिस्लेशंस हैं, कई सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं गवर्नमेंट के जिसकी वजह से जो ट्राइबल्स हैं वो एंटी गवर्नमेंट भी हो जाते हैं और उन्हीं का फ़ायदा नक्सल्स उठाते हैं। तो यहाँ पे देखिए गलती केवल हम इनको नहीं बोल सकते कि नक्सल की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है, वो इसलिए है क्योंकि उनको आतंक मचाना है। आप देखिए ओडिशा में बॉक्साइट माइनिंग का जब अप्रूवल हुआ था तो वहाँ पे कई सारे ट्राइबल्स आ गए थे प्रोटेस्ट करने, क्योंकि उनको लगता था कि अब उनका लाइवलीहुड छिन जाएगा, उनकी लाइफ यहाँ पे खराब हो जाएगी। EIA का ड्राफ्ट आया था तो उसमें भी ये कयास लगाया गया था कि
यहाँ पे जो है इसकी वजह से एविक्शन हो जाएगा ट्राइबल्स का, क्योंकि बहुत क्विक अप्रूवल हो जाएगा बड़े प्रोजेक्ट्स का। प्लानिंग कमीशन ने एक रिपोर्ट निकाली थी डेवलपमेंटल चैलेंजेस इन एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरियाज पे, और उसने ऐसा बोला था कि लैंड एलिनेशन, पॉवर्टी अमंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड दलित्स, लैक ऑफ एक्सेस टू बेसिक फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ये सारे जो कारण है ग्रोथ ऑफ नक्सलिज्म को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हम कंप्लीटली ये नहीं बोल सकते कि इन्हीं की गलती है जो नक्सलिज्म बढ़ता जा रहा है ना, इनको चाहिए कि इनको आतंक बढ़ाना है, ऐसा कुछ नहीं है ना। ये बेसिकली टू साइडेड चीज है। तो ऐसा है कि हमें अब एक कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी ही लेनी पड़ेगी, है ना। कैरेट तो देखिए इसमें क्या होगा, डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। केवल डेवलपमेंट ऐसा नहीं कि जहां पे इंडस्ट्री बढ़ रही है लेकिन वहां पे लोगों को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है और लोगों का यहां पे जो है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो डेवलपमेंट नहीं होता। इंक्लूसिव डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और स्टिक के लिए मैंने आपको बताया था कई सारे ऑपरेशन चल रहे हैं जो एक्चुअली आतंककारी एलिमेंट्स हैं उनको मारने के लिए। तो सरेंडर पॉलिसी भी होती है गवर्नमेंट की। सरेंडर जब करते हैं तो उनको एक रिवॉर्ड भी दिया जाता है, प्लस उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, उनको एजुकेट किया जाता है। तो ये सारी चीजें चलती है। तो कैरेट एंड स्टिक एक प्रॉपर पॉलिसी यहाँ पे हमें एम्प्लॉय करनी पड़ेगी ताकि नक्सलिज्म धीरे धीरे इस कंट्री से खत्म हो जाए। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन नक्सलिज्म के बारे में, इसके ओरिजिन के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में, इसकी करंट स्टेटस के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, आगे से आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।